क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा वादा आखिर था क्या? यही कि एक ऐसी फाइनेंशियल दुनिया बनेगी जो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो, मतलब किसी एक अथॉरिटी, किसी एक बैंक के कंट्रोल से बिल्कुल आज़ाद। एक ऐसा सिस्टम जहां पावर किसी एक के हाथ में न हो बल्कि सबके बीच बराबर बंटी हो। लेकिन सवाल ये है कि आज इतने सालों बाद क्या ये वादा सच है? और यही यही वो बड़ा सवाल है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। क्या डिसेंट्रलाइजेशन की वो नींव जिस पर पूरी क्रिप्टो की दुनिया टिकी है, कहीं अंदर ही अंदर खोखली तो नहीं होती जा रही? तो एक तरफ है सपना और दूसरी तरफ हकीकत। सपना था एक ऐसे नेटवर्क का जहां हर कोई बराबर हो, कोई बॉस नहीं, कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं। लेकिन असलियत में जो तस्वीर उभर रही है वो कुछ और ही कहानी कह रही है। ऐसा लग रहा है कि पावर कुछ गिनी चुनी जगहों पर इकट्ठा हो रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी ट्रेडिशनल फाइनेंशियल दुनिया में होता आया है। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? चलिए, सबसे पहले मिलते हैं क्रिप्टो के सबसे बड़े और कह सकते हैं सबसे रहस्यमय खिलाड़ियों से, जिन्हें दुनिया वेल्स के नाम से जानती है। तो ये व्हेल आखिर हैं कौन? आसान भाषा में समझें तो ये क्रिप्टो के समंदर की सबसे बड़ी मछलियां हैं। ये वो लोग या ग्रुप्स हैं जिनके पास इतनी ज्यादा क्रिप्टो है कि उनका एक छोटा सा मूव भी पूरे मार्केट में बड़ी बड़ी लहरें पैदा कर सकता है। और ये आंकड़ा ये वाकई में होश उड़ाने वाला है। जरा सोचिए, बिटकॉइन मार्केट का 95% से ज्यादा वॉल्यूम सिर्फ 1% से भी कम यूजर्स के हाथों में है। ये साफ दिखाता है कि मुट्ठी भर लोगों का कितना जबरदस्त असर है। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन वाली बात थोड़ी फीकी पड़ जाती है ना। लेकिन एक मिनट, ऐसा नहीं है कि ये वेल्स सब एक जैसे हैं। रिसर्चर्स बताते हैं कि ये एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें कुछ फंडामेंटल ट्रेडर्स हैं जो लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं, कुछ टेक्निकल ट्रेडर्स हैं जो शॉर्ट टर्म में खेलते हैं, और फिर आते हैं मार्केट मेकर्स और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स जो मार्केट को लिक्विडिटी देते हैं और सेकंडों में ट्रेड करते हैं। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इन बड़े बड़े ट्रेडर्स पर खत्म हो जाती है? शायद नहीं। ये सवाल हमें एक और भी गहरे मुद्दे की तरफ ले जाता है। पावर सिर्फ लोगों के पास नहीं है, बल्कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है जिस पर ये पूरी क्रिप्टो की दुनिया चलती है। चलिए अब उन जगहों पे नजर डालते हैं जहां ये सारी पावर, ये सारा कंट्रोल इकट्ठा हो गया है। इन्हें हम कह सकते हैं क्रिप्टो के चोक पॉइंट्स, मतलब वो कमजोर कड़ियां जहां विकेंद्रीकरण का सपना टूटता सा लगता है। सबसे पहले बात करते हैं माइनिंग की। अब देखिए, माइनिंग ही वो प्रोसेस है जो बिटकॉइन जैसे नेटवर्क को सिक्योर बनाती है। लेकिन मजे की बात यह है कि यही प्रोसेस अब बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो चुकी है। कुछ गिने चुने माइनिंग पूल्स मिलकर नेटवर्क की 95% से ज्यादा कंप्यूटिंग पावर को कंट्रोल करते हैं। और ये इतना खतरनाक है कि एक्सपर्ट्स इसे नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। दूसरा चोक पॉइंट, ये वो जगह है जहां शायद हम में से ज्यादातर लोग क्रिप्टो से जुड़ते हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। जब हम इन एक्सचेंजों का इस्तेमाल करते हैं तो अपने फंड्स का कंट्रोल हम उन्हें दे देते हैं। FTX का जो हाल हुआ वो एक बहुत कड़वी सच्चाई हमें याद दिलाता है कि जब ये सेंट्रलाइज कंपनियां फेल होती हैं तो क्या हो सकता है। और तीसरा पॉइंट है गवर्नेंस और डेवलपमेंट। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई विकेंद्रीकृत कहे जाने वाले प्रोजेक्ट्स के नियम और उनका भविष्य भी कुछ छोटे पावरफुल ग्रुप्स ही तय करते हैं। जिनके पास ज्यादा गवर्नेंस टोकन होते हैं उनकी बात ज्यादा सुनी जाती है, बिल्कुल किसी कंपनी के बड़े शेयर होल्डर्स की तरह। स्टीम ब्लॉकचेन का किस्सा इसका एक क्लासिक उदाहरण है। अब हम आते हैं अपनी पड़ताल की आखिरी और शायद सबसे जरूरी परत पर, स्टेबल कॉइन्स। ये क्रिप्टो ट्रेडिंग की दुनिया की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन इनके अंदर भी सेंट्रलाइजेशन का एक बहुत बड़ा एंगल छिपा है। तो स्टेबल कॉइन होता क्या है? ये एक खास तरह का क्रिप्टो है जिसकी कीमत को स्टेबल यानी स्थिर रखने के लिए डिजाइन किया गया है, ज्यादातर अमेरिकी डॉलर के बराबर। ये मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने का एक जरिया है। और जरा देखिए कि स्टेबल कॉइन्स कितने जरूरी बन चुके हैं। सिर्फ एक साल में मार्केट कैप में लगभग 500% की जबरदस्त ग्रोथ। ये दिखाता है कि पूरा क्रिप्टो मार्केट इन पर कितना ज्यादा निर्भर हो चुका है। लेकिन इस बढ़ती निर्भरता के साथ बड़े जोखिम भी आते हैं। खुद अमेरिकी सरकार की ये चेतावनी देखिए, ये बहुत साफ है। उन्हें डर है कि अगर लोगों का स्टेबल कॉइन से भरोसा उठ गया तो बैंक रन जैसी सिचुएशन बन सकती है, जिससे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को खतरा हो सकता है। तो रेगुलेटर्स को असल में चिंता किस बात की है? वो 3 मेन जोखिम देख रहे हैं। पहला है रन रिस्क,
मतलब घबराहट में जब सब अपना पैसा निकालने लगें। दूसरा है सिस्टेमिक रिस्क, यानी एक स्टेबल कॉइन डूबा तो अपने साथ पूरे सिस्टम को ले डूबेगा। और तीसरा है आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, जहां कुछ कंपनियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि उनका फेल होना गवारा नहीं किया जा सकता। तो आज क्रिप्टो एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, एक चौराहे पर। इसका भविष्य दो बड़ी ताकतों के बीच खिंच रहा है। एक तरफ है टेक्नोलॉजी, जो और ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन की ओर जाना चाहती है, और दूसरी तरफ है सरकारें, जो स्थिरता के लिए नियम कानून लाना चाहती हैं। पहला रास्ता है पूरी तरह से तकनीक का। इसमें डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डीफाई और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज यानी डीईएक्सेस जैसे आइडियाज हैं, जो बीच के हर आदमी को सिस्टम से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ मकसद है कि कोड ही कानून हो और सिस्टम वाकई किसी के कंट्रोल में ना हो। और दूसरा रास्ता है सरकारी नियमन का। अमेरिका और यूरोप जैसी बड़ी शक्तियां अपने ट्रेडिशनल फाइनेंशियल नियमों को क्रिप्टो की दुनिया में लागू करने की तैयारी कर रही हैं। उनका मकसद साफ है, कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना और किसी बड़े वित्तीय संकट को रोकना, भले ही इसके लिए क्रिप्टो के कुछ मूल सिद्धांतों से समझौता करना पड़े। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्रिप्टो का भविष्य कौन लिखेगा? उसके अपने डेवलपर्स और कम्युनिटी द्वारा लिखा गया कोड, या दुनिया भर की सरकारों द्वारा बनाए गए कानून? ये वो टकराव है जो आने वाले सालों में डिजिटल फाइनेंस का पूरा नक्शा तय करेगा।